बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में है कि लॉग गेट टेस्ट होने वाला है, और पहले भी हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सबसे ज़्यादा हमें मार्क्स दे सकते हैं और जिनको हम पहले करके एक पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो QSO के हवाले से है। 20 मार्क्स हैं इसके और नहायत ही आसान पोर्शन है। शॉर्ट टाइम में आप इसे तैयार कर सकते हैं। इस लेक्चर में हमने डिटेल में सारे वो आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं कि जो एक्सपेक्टेड हैं लॉ गेट के टेस्ट में आ सकते हैं या पहले आ चुके हैं। अगर आप इन्हें अच्छी तरह कर लेते हैं, एक दफ़ा बेरेक्ट से भी पढ़ लें और लेक्चर भी अच्छी तरह सुन लें, तो आप इजीली सारा जो मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं और सारा कानून शहादत आर्डर कवर कर सकते हैं। नहायत ही आसान अल्फाज में है और बहुत ही हमने शॉर्ट सा किया है कि अभी टाइम थोड़ा है, तकरीबन कोई 5-6 दिन रह गए हैं लॉ गेट टेस्ट होने में। तो लिहाजा इस शॉर्ट लेक्चर बनाने का मकसद यही है कि ऐसे दोस्त जिनके पास अभी थोड़ा टाइम बचा है और पहले उन्होंने कोई स्टडी को इतना ज़्यादा टाइम नहीं दिया, टच नहीं रहा है, तो वो इजीली अपना ये पेपर तैयार कर सकें। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो इसके नेम के हवाले से है। जो इसका मुकम्मल नेम है वो कानून शहादत आर्डर 1984 है। कि इसका मुकम्मल नेम वो लॉ गेट में क्वेश्चन दे सकता है कि कानून शहादत आर्डिनेंस, या उसका मतलब जो डेट है वो चेंज कर सकता है, या वो डेट ये पूछ सकता है कि पासिंग डेट कौन सी है। वो है 28 अक्टूबर 1984। और उसके बाद इसके जो टोटल आर्टिकल हैं, आर्टिकल 166 हैं। ये इसके जो इंट्रोडक्शन पार्ट में से है, उसमें से कोई क्वेश्चन अगर वो बनाएगा तो इस हवाले से वो एक आज सवाल बना सकता है यहाँ से। अगर हम कानून शहादत को देखते हैं तो ये कहाँ कहाँ पे लागू होगा, कौन कौन सी कोर्ट्स में लागू होगा, उसके हवाले से हमें बताता है कि ये कोर्ट्स का मतलब, उसके बाद उसने कोर्ट्स की डेफिनेशन की है। कोर्ट मार्शल में, ट्रिब्यूनल, जुडिशल एंड कज़ाई जुडिशल सब में ये एप्लीकेबल है, सवाए सिर्फ दो में। अगर वो पूछता है कि एक्सेप्ट कहाँ का, एक आर्बिट्रेटर और दूसरा फैमिली कोर्ट, इन दोनों में ये एप्लीकेबल नहीं है। और बाकी जो भी अगर वो पूछ सकता है कि इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो क्या कोर्ट मार्शल में है या सिविल कोर्ट में है, क्रिमिनल कोर्ट में है, वो जो भी पूछेगा बिल्कुल ठीक होगा। अगर वो वहाँ पे पूछे कि ये आर्बिट्रेटर में लागू इसकी एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, या फैमिली कोर्ट में एप्लीकेबिलिटी है या नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल गलत होंगे। बाकी जो भी अगर वो पूछेगा तो वो बिल्कुल ठीक होगा। तीसरा आर्टिकल नंबर 2 है इंटरप्रिटेशन के हवाले से। इसमें उसने डेफिनेशन की हुई है कि कोर्ट की डेफिनेशन है, कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन एक्सेप्ट आर्बिट्रेटर लीगली अथॉराइज्ड टू टेक एविडेंस। इसमें भी उसने बता दिया है कि जो कोर्ट है उसमें आर्बिट्रेटर नहीं आएगा, कोर्ट की डेफिनेशन में आर्बिट्रेटर नहीं आएगा। और दूसरा डॉक्यूमेंट मीन एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन और लेटर्स और फिगर्स और मार्क्स। आपने जो याद, अगर डॉक्यूमेंट में पूछेगा तो वो पूछ सकता है लेटर्स, मार्क्स और फिगर्स, ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आएगा। इसके बाद एविडेंस की उसने डेफिनेशन की है। एविडेंस इंक्लूड ऑल स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स टू रिक्वायर्ड है। और जब ऑरल एविडेंस होती है, ऑरल एविडेंस के बाद उसकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये एविडेंस में ऑरल भी आ सकती है, डॉक्यूमेंट्री भी आ सकती है। ऑरल में स्टेटमेंट आ जाती है और डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। ये एविडेंस है। और एविडेंस के बाद है जी फैक्ट्स इंक्लूड एनीथिंग स्टेट ऑफ थिंग्स और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल है। ये फैक्ट्स की डेफिनेशन है। फैक्ट के बाद ये एविडेंस है, फैक्ट्स है, और जो उसने पहले डिस्क्राइब कोर्ट की डेफिनेशन की थी, ये डेफिनेशन क्लास है जी। आर्टिकल नंबर 3 है। आर्टिकल नंबर 3 के हवाले से अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 3 और आर्टिकल नंबर 17, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। इनमें से एक या दो सवाल हर दफ़ा लाजमी आते ही आते हैं। आर्टिकल 3 है, हु में टेस्टिफाई एज ए विटनेस है, या कंपिटेंसी ऑफ विटनेस पूछ सकता है, मतलब कौन गवाही दे सकता है। ऑल पर्सन आर कंपिटेंट टू टेस्टिफाई एज ए विटनेस।
उसने बता दिया कि जो तमाम पर्सन हैं एवरीवन वो कम्पिटेंट है एज ए विटनेस, उसे टेस्टिफाई किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ उसने दो कंडीशन रखी हैं, एक अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और दूसरा गिव द रेशनल आंसर है। अगर वो सवाल को समझ सकता है और सही जवाब दे सकता है तो वो कम्पिटेंट है एज ए विटनेस, उसे टेस्टिफाई किया जा सकता है। इसी तरह ये इसमें उसने सारी खसूसियात बताई हैं कि गवाह के जो खसूसियात गवाह के अंदर होनी चाहिए। और उसके बाद उसने बताया कि मेल हो फिर भी एज ए टेस्टिफाई हो जाएगा विटनेस, फीमेल हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, अडल्ट हो, चाइल्ड हो। और इसके बाद जेल्ड विटनेस और परजरी के हवाले से उसने बताया है कि जेल्ड विटनेस हो या परजरी हो, मतलब जो ऑलरेडी ऐसी कन्विक्टेड हो कि उसने गलत बयानी की हो, अगर कोर्ट ये कंसीडर करे कि उसे अपने किए पर पछतावा है या वो अब गलत बयानी नहीं कर रहा, तो उससे भी गवाही ली जा सकती है, उसे भी एज ए विटनेस टेस्टिफाई किया जा सकता है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है अकम्पलस। अकम्पलस के बारे में क्या, अकम्पलस को एज ए विटनेस ट्रीट किया जा सकता है, टेस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं। तो अकम्पलस के बारे में है कि हदूद केसेस में उसे टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता और दूसरे सारे केसेस में उसे बिल्कुल एज ए विटनेस टेस्टिफाई किया जा सकता है। जी, जिस तरह हमने पढ़ा कि आर्टिकल नंबर 3 में जो एवरी पर्सन कम्पिटेंट टू एज ए टेस्टिफाई एज ए विटनेस है, लेकिन आर्टिकल नंबर 4 से 14 तक जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, प्रोटेक्टेड कम्युनिकेशन है, वो पर्सन हैं जो ट्रीट तो हो सकते हैं एज ए विटनेस, उसमें सारी वो काबिलियत वो कम्पिटेंसी है कि उन्हें एज ए विटनेस ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उन्हें प्रिविलेजेस दी जाती हैं, उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है कि उन्हें कोई भी पाबंद नहीं कर सकता, उन्हें कोई भी फोर्सफुली उनसे ऐसी कोई भी गवाही नहीं ले सकता। वो काबिल हैं, उनके अंदर वो सारी खसूसियात हैं जो QSO रिक्वायर करता है, लेकिन उन्हें एज ए विटनेस ट्रीट नहीं किया जा सकता। वो क्या हैं, वो सारी हम डिटेल में डिस्कस करते हैं 4 से लेकर 14 तक। जी, आर्टिकल नंबर 5 है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, के कोई भी स्पाउस वाइफ अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं दे सकती और हस्बैंड अपनी वाइफ के ख़िलाफ़ नहीं दे सकता ड्यूरिंग मैरिज, कि उनके दरमियान जो भी कम्युनिकेशन होगी उसके हवाले से वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एज ए विटनेस टेस्टिफाई नहीं किए जा सकते। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 है एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, है कि स्टेट के जो मामलात होते हैं उनमें एज ए विटनेस जो भी होते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होते हैं उनको एज ए विटनेस आप ट्रीट नहीं कर सकते। ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, आर्टिकल 7 है, इसके हवाले से है कि जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगी स्टेट की वो भी आप बिल्कुल उसे भी एज ए विटनेस, जो हमने एविडेंस पढ़ी कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में उन्हें हम पेश नहीं कर सकते, ना ही उनको हम एज ए विटनेस ट्रीट कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 8 है इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस। इसमें जो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है वो इसमें पुलिस ऑफिसर है, उसके बाद है जी रेवेन्यू ऑफिसर है और मजिस्ट्रेट है, कि इन तीनों को आप कंपेल नहीं कर सकते कमीशन ऑफ ऑफेंस की उनको इतला किसने दी। जिस तरह वो लिखा जाता है कि जुर्म करने वाले का नाम सीगा राज में रखा जाएगा, मतलब जो बताएगा जुर्म के वाले से इंफॉर्मेशन देगा उसका नेम कभी भी डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा। उसके बाद प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है कि एक वकील है जो अपने क्लाइंट के ख़िलाफ़ नहीं गवाही दे सकता, और इसी तरह जो क्लाइंट है वो अपने आर्टिकल 10 में वो अपने वकील के ख़िलाफ़ नहीं दे सकता गवाही, ये आर्टिकल नंबर 10 में बताता है। और इसके बाद है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 सेम इस तरह जो एडवोकेट के क्लर्क है उस पर है कि एडवोकेट का जो क्लर्क है वो भी अपने जो क्लाइंट के ख़िलाफ़ गवाही नहीं दे सकता। जी, आर्टिकल नंबर 15 है 15 है ये इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, ऐसा सवाल जो गवाह को मुजरिम बना दे, वो इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है कि अदालत में ऐसा सवाल अदालत पुट करे इस गवाह से जो गवाही देने के लिए आया हुआ है कि उसमें वो खुद ही मुजरिम बन जाए। क्या ऐसा सवाल पूछा जा सकता है? इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड, बिल्कुल वो इस तरह पूछ सकता है। तो ये सवाल गवाह से बिल्कुल पूछा जा सकता है आफ्टर गिविंग प्रिविलेजेस एज ए इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन, जब उसे इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के हवाले से उसे प्रिविलेजेस दी जाएगी कि आप इस सवाल का जवाब दे दें। इस हवाले से आपका जो बयान है ना अब आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा, ना इसके बाद
इस वकूए के मुतल्लिक आपसे कोई भी इस बयान की बाबत ऐसा ऐसा कोई आपके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया जाएगा। यह है कि मतलब एक बंदे से पूछा जाता है, वो बंदा आता है, वो कहता है रात 2 बजे मैं एट द टाइम ऑफ अकरेंस वहाँ पे प्रेजेंट था, तो वो वहाँ चोरी करने के लिए गया होता है। तो उससे जब बयान लिया जाएगा उसे पहले प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि ये जो आप बयान दे रहे हैं इसको आपके ख़िलाफ़ कभी भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये प्रोटेक्टेड या इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन है कि उसे प्रोटेक्ट कर दिया, इनक्रिमिनेटिंग क्वेश्चन के हवाले से वो क्वेश्चन उसके ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जी आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 16 है अकम्पलेंस के हवाले से। अकम्पलेंस बेसिकली शरीक जुर्म होता है कि कमीशन ऑफ ऑफेंस जब सेवरल पर्सन करें, एक साथ इकट्ठे होकर कोई जुर्म करें, तो उसमें जो इकट्ठे होकर जुर्म कर रहे होते हैं वो अकम्पलेंस एक साथ होते हैं। अकम्पलेंस की जो है गवाही के हवाले से क्या वो एज ए विटनेस टेस्टिफाई किया जा सकता है या नहीं, तो बिल्कुल उसे टेस्टिफाई किया जा सकता है और उसके वो दूसरों के ख़िलाफ़ और अपने ख़िलाफ़, लेकिन हदूद केसेस में उसे टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसकी जो स्टेटमेंट है वो एज ए रेलिवेंट नहीं है हदूद केस में, बाकी केसेस में सिर्फ रेलिवेंट है। जी आर्टिकल नंबर 17 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें नंबर ऑफ़ विटनेसेस के हवाले से है, सिविल प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग, हदूद केसेस में, कि इन केसेस में जो विटनेसेस की तादाद होगी वो कितनी होगी। जब हदूद केसेस में हम बात करते हैं उसमें मेल होगा। जब हम आर्टिकल 3 पढ़ा तो उसमें उसने बताया था मेल हो या फीमेल हो वो एज ए विटनेस टेस्टिफाई होगा। इसमें मेल होगा, उसके बाद अडल्ट होगा, मुस्लिम होगा और तज़किया शहूद होगा। उसमें हम परजरी वाला पढ़ा था, तो इसमें है तज़किया शहूद, मतलब ऐसा कोई भी बंदा जिसने पहले कोई ऐसे स्टेटमेंट दी हो जो उसने शहादत दी हो वो गलत साबित हुई हो, तो ऐसे बंदे को हदूद केसेस में बिल्कुल एज ए विटनेस टेस्टिफाई नहीं किया जा सकता। उसके बाद फाइनेंशियल मैटर में 2 मेल होने चाहिए, और अगर 1 मेल होगा तो 2 फीमेल होंगी, और क्रिमिनल में सिर्फ 1 है। ये इसकी जो नंबर ऑफ़ विटनेसेस के हवाले से है। हदूद केसेस में अगर हम पढ़ते हैं, अक्सर वो हदूद केसेस के हवाले से ही पूछता है, तो हदूद केसेस में जना है, जना बिल जबर, ड्रिंकिंग है, कज़फ़ है, थेफ्ट है, सेडिशन है, पोस्ट्री है और अरबा है। इसमें जो जना है उसमें 4 मेल विटनेस होंगे और बाकी जो हैं उसमें सिर्फ 2 मेल। ये हदूद के केसेस हैं। इसमें मतलब जो उसने विटनेसेस बताए हैं मेल है, मुस्लिम है, और जो जनरल आर्टिकल 3 ने हमें बताया था उसमें उसने कहा था मेल हो, फीमेल हो या माइनर हो, मुस्लिम हो, सारे थे। लेकिन इसमें उसने डिटेल में बता दिया कि हदूद केसेस में अलहदा हैं। इसमें जना में 4 होंगे और बाकी जो हदूद के केसेस उसमें 2 गवाह होंगे, अडल्ट होगा, मेल होगा, मुस्लिम होगा, ये सारी चीज़ें उसने बताई हैं। जी आर्टिकल 18 है। आर्टिकल 18 के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें 3 चीज़ें हैं कि गवाही किसके हवाले से होगी। फैक्ट इन इशू पर होगी, उसके बाद रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट पर होगी या रेलेवेंट फैक्ट पर होगी, और उसके बाद इररेलेवेंट फैक्ट पर नीड नॉट टू बी प्रूव्ड, उस पर गवाही नहीं होगी। अब अगर हम बात करते हैं फैक्ट इन इशू की, तो फैक्ट इन इशू ऐसा अक्रंस जो उस देखने वाले के, उस विटनेस के सामने हुआ है, वो फैक्ट इन इशू होगा कि उसने देखा, उसके सामने एक्यूज ने जो है मकतूल उसको फायर मारा, जो उसने अपनी आंखों से देखा, वो है फैक्ट इन इशू। और उसके बाद जो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है वो ये है कि उसका जो असला वगैरह ख़रीदना और सारी प्रिपरेशन करना, वो रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट है। इररेलेवेंट फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जब इररेलेवेंट फैक्ट अगर रेलेवेंट होंगे तो उन्हें प्रूव करना होगा। कब वो रेलेवेंट होंगे? जब एक्यूज्ड क्लेम करेगा प्ली ऑफ एलिबाई समवेयर एल्स, कि एट द टाइम ऑफ अक्रंस वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। और उसके बाद है सबसीक्वेंट कंडक्ट है, कि जो प्रीवियस कंडक्ट है उस हवाले से वो भी इसमें रेलेवेंट होगा। ये सारी चीज़ें हैं जी आर्टिकल 18 के हवाले से। जी आर्टिकल नंबर 19 है रेस्ट गेस्ट है। इसमें जो आपने वर्ड याद रखना है वो थिंक क्लोजली टू बी डन, कि जुर्म के साथ साथ होने वाले वाक़यात। इसमें सिर्फ यही आपने याद रखना है कि प्रेपरेशन, मोटिव और सारी चीज़ें, असला ख़रीदना, ये जो सारे वाक़यात है उसके साथ रेलिवेंट होंगे। वो आर्टिकल नंबर 19 है रेस्ट गेस्ट है।
ये इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 22 है आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से, कि आइडेंटिफिकेशन परेड कब होगी, कौन कंडक्ट करेगा और इसका जो सारा तरीक़ेकार है। आइडेंटिफिकेशन परेड में जो आपने याद रखना है वो है ये बिल्कुल रेलेवेंट फैक्ट है। और उसके बाद जो स्ट्रेंजर है कि अननोन पर्सन जिसको आपने पहले ना देखा हो और फिर आपने उसे जाके पहचानना है, जो शहादत जिसकी होगी, जो गवाह होगा वो उसे पहचानेगा, वो उसकी आवाज़ से, उसकी चाल से या उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उस हवाले से। इसमें सिर्फ स्ट्रेंजर पर्सन आपने याद रखना है आर्टिकल नंबर 22 में जो है जी आइडेंटिफिकेशन परेड। जी आर्टिकल नंबर 24 इसके सब 2 है प्ली ऑफ एलिबाई समवेयर एल्स। इसमें याद रखने वाली बात है कि जब जुर्म हुआ तो उस टाइम जो एक्यूज्ड पर्सन है वो वहाँ पर उसकी प्रेजेंस ही नहीं थी, वो वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। ये इररेलेवेंट फैक्ट जब बनेगा रेलेवेंट फैक्ट, ये रेलेवेंट फैक्ट में कन्वर्ट होगा इररेलेवेंट फैक्ट। प्ले ऑफ एलिबाई बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ है, एक्यूज को वो प्रूव करना पड़ेगा कि वो उस टाइम वहाँ पे मौजूद नहीं था। एट द टाइम ऑफ अकरेंस ही वाज नॉट प्रेजेंट एट द स्पॉट, कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं था। ये प्ले ऑफ एलिबाई के हवाले से है। जी आर्टिकल नंबर 30 से लेके 36 तक है जी एडमिशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडमिशन और कन्फेशन में से तकरीबन 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे टेस्ट में। एडमिशन के हवाले से है, इसे एस्टॉपल भी कहते हैं। मतलब जब आपने एक एडमिट कर लिया, टू स्टॉप हो गया आप पे, जो लॉ ने बाउंड कर दिया कि टू स्टॉप, इसके बाद आप नहीं कर सकते जो आपने कर कोर्ट में एडमिट कर लिया। अब जो पार्टीज़ के हवाले से है, एडमिशन कौन कर सकता है, एडमिशन का जो तरीक़ाकार है, एडमिशन बाय पार्टी हो सकता है, उसके बाद एडमिशन बाय एजेंट हो सकता है और रेफर्ड पर्सन। इसमें 3 बातें ये याद रखने वाली हैं कि एडमिशन कौन कौन कर सकता है। बाय पार्टी खुद कर सकती है और पार्टी का एजेंट कर सकता है और जो रेफर्ड पर्सन है वो भी कर सकता है। इसके बाद है जी एक्नॉलेजमेंट ऑफ फैक्ट है, और एडमिशन है जो उससे रीअट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। जब एक दफ़ा आपने एडमिट कर लिया, एडमिशन कर लिया, चाहे वो पार्टी में से किसी ने किया या पार्टी के एजेंट ने किया या रेफर्ड पर्सन ने किया, तो उससे रीअट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ये एडमिशन के हवाले से है। एडमिशन बेसिकली सिर्फ सिविल केसेस में होता है, और एडमिशन की जो एडमिसिबिलिटी है वो सब पे बाइंडिंग है, जो तमाम पार्टीज़ होंगी सब पर वो लागू होगी। जी एडमिशन के बाद है जी कन्फेशन। कन्फेशन 37 से लेकर 43 तक है। कन्फेशन बेसिकली जब को अक्यूज्ड एक से ज़्यादा, अब इसमें भी जिस तरह एडमिशन में एक से ज़्यादा पार्टीज़ हैं, जब इसमें भी एक से ज़्यादा अक्यूज्ड होंगे, तो एडमिशन में जब एक बंदा एडमिशन कर लेता है तो वो सब पे लागू हो जाता है। लेकिन अगर कन्फेशन जो करेगा वो उसकी हद तक होगा, वो उस एक्यूज्ड पर्सन की हद तक होगा, उससे ज़्यादा की हद तक नहीं होगा। अगर सज़ा होगी तो सिर्फ उस पर्सन को होगी जो खुद कन्फेस कर रहा होगा। इस हवाले से अगर कन्फेशन के हवाले से हम देखते हैं तो कन्फेशन की काइंड हैं, जुडिशल है, एक्स्ट्रा जुडिशल है और इसकी वैल्यू है। अब जो जुडिशल है उसकी वो रेलेवेंट है। जो एक्स्ट्रा जुडिशल है, एक्स्ट्रा जुडिशल में आपने जो पुलिस के सामने कोई बयान दिया या पुलिस से पहले आपने किसी डॉक्टर के सामने कोई बयान दिया, वो सारी एक्स्ट्रा जुडिशल है। जुडिशल सिर्फ इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान रिकॉर्ड हुआ, जो कन्फेशन आपने रिकॉर्ड करवाई, वो कन्फेशन रेलेवेंट है। अब कन्फेशन रेलेवेंट होने के लिए भी कुछ कंडीशन हैं कि उसमें कोई थ्रेट ना हो और उसके बाद कोई प्रॉमिस ना हो, इंड्यूसमेंट ना हो। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो वो कन्फेशन भी रेलेवेंट नहीं होगी। इसके बाद जो कन्फेशन में है जी, वो है कन्फेशन से रिट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब एडमिशन में आप रिट्रैक्ट नहीं कर सकते, कन्फेशन में आप रिट्रैक्ट कर सकते हैं। और जब रिट्रैक्ट कर देंगे तो रिट्रैक्ट करने पर उसे कोई सज़ा भी नहीं होगी। जी आर्टिकल 46(1) है डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन कब कब रेलेवेंट होगी और इसके लिए इसका रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड कौन कर सकता है, इसकी एविडेंट्री वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगर हम डाइंग डिक्लेरेशन, इसमें जो एक वर्ड है वो है डेथ का, कि जो रिकॉर्ड करवाने वाला होगा डाइंग डिक्लेरेशन में, उसकी डेथ के बाद ये वैल्यूएबल होगी और ये रेलेवेंट होगी। वो रिकॉर्ड थ्रू डिवाइस भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, उसे पुलिस भी रिकॉर्ड कर सकती है
और पुलिस के बाद उसे डॉक्टर या जो उसके नियर पर्सन है वो उसे रिकॉर्ड कर सकता है। ये रिगार्डिंग काज ऑफ डेथ है कि इसकी डेथ किसने की, इसे जो इंजरी पहुंचाई, जो इसकी रीज़न है इसकी वफ़ात की, इसके मरने की जो वजह बनी है वो किसने। इस हवाले से जो बात मरने वाला मतवफ़ी बनाता है बताता है वो या बयान नज़ई भी इसे कहते हैं।